जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में देखे थे, उसमें जैसे ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता यानी कि खत्म हो गया था। हिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो गया था। इसमें देखेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्या चीज? तो राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर में बाबू मेनली रूप से आपको पढ़ना किसके बारे में है? तो इस चैप्टर में मेनली रूप से आपको मुगल दरबार के बारे में पढ़ना है, यानी कि मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये जो क्लास चलेगी बाबू बैकग्राउंड पर चलेगी। रीजन बोर्ड पर इसलिए नहीं चलेगी कि ज्यादा आपका समय चल जा रहा था लिखने में, ठीक है? तो बैकग्राउंड पर चलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए 4 लाइनें कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्या चीज? तो प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए थक कर बैठना नहीं है, हार नहीं मानना है, ठीक है? जब देखिए, जब दशरथ मांझी जो है पहाड़ को तोड़ सकते हैं, तो आप जो है क्लास 12th में टॉप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड पर, ठीक है? किस चैप्टर के बारे में? तो ये जो है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, याद रखिएगा। अब ये जो है बाबू बिहार बोर्ड प्लस जो भी बोर्ड में एनसीईआरटी चलता है उसके लिए चलेगा, ठीक है? और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो चलिए फिर देखते हैं स्क्रीन पर, है ना? क्या कि मेन पे पढ़ाएंगे ना बोर्ड पे बाबू, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा लिखने में, है ना? तो चलिए फिर पीपीटी पर देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपका ये क्लास 12 का है हिस्ट्री का, ठीक है? इसमें हम चैप्टर कितना पढ़ें? तो चैप्टर जो है 2, जिसका नाम है क्या चीज? तो राजा, किसान और नगर। क्या चीज नाम है? तो राजा, किसान और नगर। इसमें जो है मगध के बारे में पढ़ना है, मगध महाजनपद के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर पिछले वीडियो देखे होंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े होंगे, है ना? तो वहाँ पे क्या चीज़ देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो है समय काल देखे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के समय काल क्या चीज़ था? 2600 से 1900 BC था, ठीक है? 2600 से 1900 BC। इसका मतलब समझ रहे हैं कि 2600 से 1900 BC। तो सर 2600 से 1900 BC आखिर उल्टा कैसे चल रहा था? पिछले वीडियो में बताए थे। देखिए बाबू, यहाँ पे जो है आपका टाइम लाइन है, ठीक है? यहाँ पे एक थमा क्या चीज़ 0 हो गया, -1 हो गया, ठीक है? यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। देखिए इन -3 हो गया। तो इधर से जब बाबू हम 0 तक जाएंगे तो क्या चीज़ चलेंगे? -3, -2, -1। एक समय आएगा कि क्या चीज़ हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है इधर चलते हैं तो बढ़ते क्रम में चला जाता है। इसीलिए बाबू इस समय जो है 2600 कहीं यहाँ पे रही होगी, ठीक है? यहाँ पे 2600 BC रहे होंगे और यहाँ पे जाना है तो 1900 इधर रहा होगा। तो वैसे ना उल्टा ही ना चलेंगे। जैसे कि कोई पूछेगा कि आपको -1 बड़ा है या फिर -3 बड़ा है, तो -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि -1 जो है आपके पास 1 रुपया का कर्जा है और इसके पास 3 रुपया का कर्जा है, ठीक है? इतना तो समझ गए। और 0 से जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। किसका? तो मसीह साहब का जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद जो है गिनती आपका लगातार चलने लगता है, ठीक है? तो देख लिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का समय कितना था? तो 2600 से 1900 BC था। कितना? तो 2600 से 1900 BC, ठीक है? उसके बाद देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का जो इसमें पढ़ना मेनली रूप से हड़प्पा सभ्यता तो सब खत्म हो गया है, तो वैदिक सभ्यता आज पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो वैदिक सभ्यता का जो समय काल है बाबू, ये कितना? तो 1500 BC से 600 BC। 1500 BC से 600 BC है ना? तो यहाँ पे आपको 2 कालखंड चलती है। कितने कालखंड? 2 कालखंड। एक होता है 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक। कितना तक? 1000 BC तक। और एक जो समय काल कर चलता है बाबू आपका 1000 BC से लेकर के कितना BC तक ले चलता है? तो ये जो है आपका 600 BC तक। कितना BC तक? तो 600 BC तक। इसको जो बोलते हैं, इसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। क्या चीज? तो वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता। और इसको जो बोलते हैं उत्तर वैदिक बोलते हैं। क्या चीज बाबू? तो उत्तर वैदिक बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है? उत्तर वैदिक बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद इसमें मेनली रूप से पढ़ना किसको है? जब वैदिक सभ्यता में तो आपको ज़्यादा नहीं दिया हुआ, हल्का हल्का दिया हुआ है। तो हल्का हल्का जैसे जो भी आपका सिलेबस में है उतना ही ना पढ़ना है। तो इसके बाद जो है हरियांग वंश हल्का देख लेंगे कि इसका संस्थापक, इसका समय काल कितना था? तो 544 से लेकर 412 तक इसका चला था, ठीक है? उसके बाद नंद वंश देख लेंगे कि नंद वंश से 1200 से कितना चला था? तो 344 चला था। 412 से लेकर के जो है 344 BC तक चला था। उसके बाद नंद वंश को देख लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, इसका जो है इसका अंत कैसे हुआ और मौर्य वंश कैसे यहाँ पे स्थापित हुआ। मेनली रूप से आपको पढ़ना किसके बारे में है? तो
मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में पढ़ना। मौर्य वंश का समय ड्यूरेशन मांगता है बाबू, याद रखिएगा, पूछता है आपका कि मौर्य वंश का जो है से समय काल कितना से कितना तक था। तो ये जो है से आपका समय काल इसको में जो है बाबू आपका 321 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक इसका समय काल माना गया। कितना, तो 321 से 185 बीसी तक, ठीक है। उसके बाद रिंग वैदिक काल। रिंग वैदिक काल किसके, तो वैदिक काल को ही रिंग वैदिक काल कहते हैं। इसमें जो है एक बताए थे, एक क्या होता है वैदिक काल, जिसमें आता है एक रिंग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में डायरेक्ट पर अभी बता रहे थे आपको कि 1500 से 1000, 1500 से 1000 जो चलता है बाबू उसको रिंग वैदिक काल बोलते हैं, ठीक है। और 1000 से 600 बीसी तक चलता है उसको क्या चीज बोलते हैं, तो उत्तर वैदिक बोलते हैं। अभी जस्ट पीछे बता रहे थे ना, ठीक है। उसके बाद देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का जो संस्थापक था वे महापद्म नंद थे। कौन थे, तो महापद्म नंद थे। उसके बाद देखेंगे कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था बाबू, तो नंद वंश के अंतिम शासक जो था से धनानंद था। घनानंद था। घनानंद को जो है से चाणक्य अपने चाणक्य नीति के माध्यम से चंद्रगुप्त के को अपना एक साथी बनाता है, शिष्य बनाता है। और जब देखिए नंद वंश का अंत कैसे हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी है, स्टोरी को जानना बहुत जरूरी है। जब यहाँ पे नंद वंश का स्थापना हुआ था, महापद्म नंद जब स्थापना किए तो उसके बाद जैसे अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक जो था से घनानंद था। घनानंद जब इसका शासन काल चल रहा था तो इसी समय जो है सिकंदर आक्रमण कर रहा था। कौन, तो सिकंदर, विश्व विजेता जिसको नाम है सिकंदर। सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला था। तो इस बात का जो भनक है से किसको लग गया, तो चाणक्य को लग गया। किसको, तो चाणक्य को लग गया, जिसको बोलते हैं कौटिल्य। यहाँ पे देखिए इसका बोलते हैं कौटिल्य। इसी समय कौटिल्य को लग गया, ठीक है, कौटिल्य को लग गया। कौटिल्य को जो लग गया भाऊ, तो ये क्या चीज किया ना कि ये गया किसके दरबार में, तो धनानंद के दरबार में गया। धनानंद के दरबार में जैसे गया, धनानंद के जैसे दरबार में गया तो इसको जो है से बताया गया कि देखिए ऐसा ऐसा बात है से आपको सिकंदर जो है से आक्रमण करने वाला है। तो ये जो है से कौटिल्य जो चाणक्य थे भाव ना, वे एक ब्राह्मण का भेष में रहते थे, हर समय ब्राह्मण के भेष में रहते थे। तो ये जो है से क्या चीज बोल दिया, धनानंद उसका मजाक उड़ाया और वहां से बेइज्जती करके के जो है से चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया। उस दिन से चाणक्य ने एक अपना जैसे संकल्प लिए कि अखंड भारत का निर्माण करना है और किसी प्रकार से कोई भी बाहरी आक्रमण आता है उसको जो है से हिलने नहीं देना। तीनों ने जो है से किसका सहारा लिया, तीनों ने अपना शिष्य जो है से चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। किसका, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बनाया। देखिए चंद्रगुप्त को मौर्य के बनाया और इसके द्वारा जो है से घनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है से हराकर साम्राज्य का स्थापना किया। किस साम्राज्य का, तो ये जो है से आपका किस साम्राज्य का, धनानंद को चंद्रगुप्त के माध्यम से जो है द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, देख लिए ना यहाँ पे कैसे स्थापना हो रहा है से। जैसा ही धनानंद के दरबार में गया चाणक्य, उसको बेइज्जती किया गया। चाणक्य ने जो है अपना शिष्य किसको चुन लिया, तो ये जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बनाया और ये जो है इसके माध्यम से जो है घनानंद को जवाब दे दिया, ठीक है, और हरा दिया। अब चलते हैं इसका फैक्ट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। उसके बाद जो है चैप्टर में ये जो है अभी बाबू परिचित सिर्फ चल रहा है चैप्टर का, इसके बारे में अंदर जो है विस्तार से देखेंगे, ठीक है। और देखिए एक बात आप अगर बाबू आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना भूलिए, ठीक है। रीजन है ना कि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री। इसको में किसी प्रकार के कोई फी नहीं लिया जा रहा है। एकदम जो है 2025 में जो भी बंदे देने चाहते हैं एग्जाम, जो भी है आपका भाई बहन सगे संबंधी जो भी है, महिला मित्र पुरुष मित्र जिसका भी जो भी है, उनको बता दीजिएगा कि इसमें जो है किसका है। तो 2025 में जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जहाँ भी NCERT चलता है, जिस भी बोर्ड में, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी राजस्थानी कोई भी बोर्ड हो जहाँ NCERT फॉलो होता है, उनके लिए जो है इनफ है। इससे ज़्यादा आपको वहाँ पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं यहीं से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता का अस्तित्व में आया। हड़प्पा सभ्यता जैसा ही खत्म हो गया तो देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता क्या चीज था, तो नगरीय सभ्यता था, कांस्ययुगीन सभ्यता था, ठीक है। इसमें तो पढ़े होंगे, तो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर वीडियो के देखिएगा जरूर, है ना। और एक बात आपको और अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको कोई चैप्टर से किसी चैप्टर का कोई कनेक्शन नहीं है। जहाँ से पढ़िएगा ना वहीं से आपको मजा देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सभ्यता का उदय हुआ, तो वैदिक सभ्यता का अस्तित्व में आया, ठीक है। वैदिक सभ्यता आर्यों का बसाई गई थी। इस सभ्यता का मानना है ना कि वैदिक सभ्यता का जो संस्थापक थे कौन थे, तो ये जो है आर्य थे। कौन, आर्य। आर्य यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसा सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता। जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसा थी, तो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इस काल जो है 1500 से लेकर के 600 BC पूर्व निर्धारित किया गया, ठीक है। कैसे कितना, तो 1500 से 600 BC निर्धारित किया गया।
पूछेगा कि वैदिक सभ्यता का जो है संस्थापक कौन थे, तो आर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, आपका आर्य हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये जो है आपका ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। इसका काल कितना हो जाएगा, तो 1500 से 600 BC तक। इसमें बोलेगा कि रिंग वैदिक काल, तो इस कितना हो जाएगा, 1500 से लेकर के 1000 हो जाएगा। कितना बाबू, तो 1000 हो जाएगा। उसके बाद जो है 1000 से लेकर के आपका 600 BC क्या चीज हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपको उत्तर वैदिक काल। ये बात याद रखिएगा। अब उसके बाद जो है आर्यों की भाषा देखते हैं। आर्य तो ग्रामीण थे, आर्यों का भाषा क्या चीज थी, तो आर्य की भाषा संस्कृत थी। कैसा भाषा थी, तो संस्कृत। उनका जो है प्रमुख भाषा जो है बाबू संस्कृत था। और कहते ना है कि जब आर्य आए थे तो उसमें जिसके पास संस्कृत का ज्ञान नहीं था उसको अनार्य बोलते थे और अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे। आर्य का मतलब होता है ना सबसे श्रेष्ठ। तो उनका भाषा जो भी संस्कृत नहीं जानते थे उनको अनार्य कह देते थे, ठीक है। इस समय ऋग्वेद का लिखा गया था। इस समय जो है कौन वेद का लिखा गया था, तो ऋग्वेद को लिखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। जैसे कि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी था जिसका नाम था क्या चीज, तो उसका नाम जो था सो बाबू आपका जेम्स प्रिंसेप था। कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप था। इन्होंने क्या किया ना कि इनका जो है आपका पुरातात्विक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप का जो है आर्कियोलॉजिकल विभाग में जो है बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट रहता ना कि कोई चक्कर पकड़ करने वाला लोग रहता है, तो देखिएगा ना कि जैसे कि कुछ नहीं करेगा बंदा वो। जैसे मान के चलिए कोई शादी ब्याह हो रहा है, मान के चलिए कि एक शादी हो रहा है, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे खाना लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मोमो लगा है, यहाँ पे फुचका लगा है, ठीक है। इस प्रकार से गोलेघाट आपको लगा हुआ है। लेकिन एक बंदा आएगा ना कि आपको जैसे करेगा कुछ नहीं, समझ रहे हैं बात को, करेगा कुछ नहीं, एकदम इधर से उधर, ओहो यहाँ पे रखो, यहाँ पे प्लेट रखो, यहाँ पे थाली रखो, यहाँ पे रखो, एकदम लगेगा ना कि सारा बोझ उसी को है, ठीक है। लेकिन उसका दिलचस्पी नहीं होता। और एक जो बंदा होता है ना कि आपको शांति स्वभाव के मिलेगा और उसको बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्पी देखने को मिलेगा। क्या चीज़, तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी करेगा कि कहाँ पूड़ी घट गया, कहाँ कचौड़ी घट गया, कहाँ पे जलेबी है, कहाँ पे कौची है ना, सब कुछ देखेगा। उसी प्रकार से जो था जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप क्या चीज़ की ना कि इनका जो है भले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे लेकिन इनका जो है आर्कोलॉजिकल विभाग में जैसे बहुत सारे इनका दिलचस्पी था। यानी कि पुरातात्विक विभाग मतलब समझ रहे हैं कि जो भी पूरा तात्विक में जो भी पहले के जो है क्या चीज बोल सकते हैं, वस्तु वगैरह पदार्थ वगैरह जो भी है, शिलालेख अभिलेख वगैरह जो है ना से लिखा हुआ, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लगती थी, ठीक है। तो 1830 के दशक जब आया ना, 1830 के दशक कितना था, 1830 के दशक में ये जैसे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि पूछता है कि कौन लिपि का इनके पास जो है नॉलेज आया था, तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के बारे में अर्थ निकालना शुरू कर दिए, ठीक है। आरंभिक अभिलेख एवं तथा सिक्के इन्हीं लिपियों के उपयोग से किया गया था। देखिए आरंभिक लिपि जो था ना ये जम्मू कश्मीर के एरिया में मिलता है। जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ था ना बाबू, वे अभिलेखों में हुआ था। वे जो है किसने करवाया था, तो अशोक ने। कौन, तो अशोक ने करवाया था, ठीक है। अशोक ने जो है इसका अशोक ने करवाया, अभिलेख लिखा था, ठीक है। इसको जो है खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ही पढ़ लिए उसको बारे में और उसके बारे में पूरा डिटेल अपना निकाल लिए, ठीक है। अब जेम्स प्रिंसेप का जेम्स प्रिंसेप ने पता लगाया कि अधिकतर अभिलेख और सिक्के जो है पर प्रियदर्शी लिखा हुआ है। क्या चीज लिखा हुआ है, तो देखिए एक एक शब्द को आपको याद रख के चलना है, ठीक है। प्रियदर्शी लिखा है। इसने देखा ना कि जितना भी था ना, तो इन लोग तो अपना जो है क्या चीज अर्थ निकाल लिए खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को। तो उसमें देखा गया ना कि जितना भी अभिलेख था ना, आखिर आपको पता होना चाहिए कि अभिलेख किसको कहते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्लियर करते हैं, ये मान के चलिए कि अभिलेख है, ठीक है। पत्थर पर जो है अभिलेख लिखा हुआ है, इसमें जो है कुछ कुछ लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे लाइनिंग बाई लाइनिंग लिखा गया। लेकिन इसमें देखिए ना बाबू कि क्या चीज था, यहाँ पे जो है आपका एक जगह था जहाँ पे लिखा गया था, क्या चीज लिखा गया था, तो यहाँ पे लिखा गया था प्रियदर्शी। क्या चीज बाबू, तो प्रियदर्शी लिखा गया था ना, यहाँ पे प्रियदर्शी लिखा गया था। इसका मतलब जो होता है ना, प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। कैसा राजा, तो मनोहर मुखाकृति वाला राजा है ना, मनोहर मुखाकृति वाला राजा होता था, ठीक ना। तो देखा गया ना जितना भी अभिलेख था उसमें अधिकतर में प्रियदर्शी लिखा गया था। अब इस नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया था, आगे देखते हैं। कुछ अभिलेख में राजा का नाम अशोक भी लिखा गया था। क्या चीज लिखा गया था, तो अशोक भी, कहीं कहीं जो है अशोक भी देखने को मिला है। क्या चीज देखने को मिला, तो अशोक देखने को मिला है, ठीक है। अशोक देखने को मिला है, कहीं पे प्रियदर्शी मिला है, जिसका अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला, ठीक है। देख लिए ना प्रियदर्शी, आखिर इसका मतलब समझा गया ना कि प्रियदर्शी जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, तो अशोक के लिए किया जा रहा है। और मगध का जो है सबसे शक्तिशाली अगर राजा में देखा जाए तो ये जैसे अशोक को ही माना गया, ठीक है। आगे देखते हैं।
क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में के अनुसार अशोक सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा थे। कौन था? तो अशोक जो है सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली दोनों थे। प्रसिद्ध और शक्तिशाली में अंतर होता है। देखिए, किसी को अगर प्रसिद्ध कर रहे हैं और शक्तिशाली नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। शक्तिशाली मतलब होता है ना कि बल भुजा के अनुसार क्या थी, छल कपट जितना भी है सब कुछ उसके पास होता है। अब प्रसिद्ध उनके जैसे नाम का विख्यात भी होता है। तो ये जैसे बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है कि ये जैसे अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है। अभिलेख तथा अभिलेख शास्त्र, अब देखते हैं कि अभिलेख और अभिलेख शास्त्र में क्या चीज अंतर है ना। तो अभिलेख और अभिलेख शास्त्र में अंतर देख लेते हैं। पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। क्या चीज? तो पत्थर हो गया, धातु हो गया, मिट्टी हो गया, उसमें बर्तन पर खुदे गया लेख, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ तरीका से मटका बना हुआ, घड़ा बना हुआ है। क्या चीज? तो घड़ा बनाया हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे घड़ा बनाया। और इसमें जो है किसी प्रकार के लेख लिख देना ही क्या चीज कहलाता है? तो अभिलेख कहलाता है। मान के चलिए कि यहाँ पे पिलर बना हुआ है। क्या चीज? तो पिलर। इसमें जो है आपको खुद करके क्या चीज से इस पर खुदाई कर करके मान के चलिए अशोक ने अपने आप को क्या चीज बना लिया? तो प्रियदर्शी नाम धर दिया। इन्होंने जैसे अपना जहाँ जहाँ कलिंग युद्ध के बारे में 13वां शिलालेख में मिलता है, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में लिख दिया। तो ऐसे जो है क्या चीज? तो अभिलेख हो जाता है। जो भी व्यक्ति अभिलेख को बनवाते थे उनमें उन लोगों का उपलब्धियां तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का विचारों को लिखा जाता था। जैसे देखिए, अभिलेख का मतलब है ना कि बनाना इसलिए किया जाता था कि मान के चलिए कोई राजा उपलब्धियां, मतलब कि किसी राजा को हराए, किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाए, या फिर कहीं पे युद्ध लड़े, उसको जैसे आगे वाला पीढ़ी को जानने के लिए उसको लिखना जरूरी है ना जी। मान के चलिए कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ, कलिंग वगैरह सब कुछ जीता गया, अगर नहीं लिखा रहता तो हम लोग को आज पता नहीं चलता। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो अभिलेख लिखाया जाता है ना बाबू, ये उपलब्धियों जैसे अपना बताने के लिए लिखाया गया था। ठीक है। तो पूछता है शिलालेख किसे कहते हैं? तो धातु, मिट्टी, बर्तन या फिर लेख जैसे खोद कर लेख लिखना ही अभिलेख कहलाता है। ठीक है। उसमें क्या चीज लिखा जाता था? तो ये जैसे उपलब्धियां लिखा जाता था, अपना अपना राजा जो है उपलब्धि लिखते था। उसके बाद आगे देखते हैं। अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, विजय अभियान तथा धार्मिक संस्थाओं में किए जाने वाले दान का ब्यौरा होता था। क्या चीज का? तो जो भी अभिलेख लिखा जाता था उसमें जैसे राजा का क्रियाकलाप, वह जैसे उनका कैसे क्रियाकलाप हुआ करता था, कैसे शासन किया करते थे, उसके बारे में लिखा रहता था। ठीक है। विजय अभियान, मान के चलिए कि किसी को जीते, कोई भी क्षेत्र को, अधिपत्य को अपने क्षेत्र में मिला रहे हैं तो विजय अभियान हो गया, उसको बारे में लिखते थे। उसके बाद जैसे धार्मिक, क्या चीज बाबू? तो धार्मिक संस्थाओं जाए के दान दे दिए, मान के चलिए कोई मंदिर बना दिए, उसमें जैसे दान कर दिए, तो ये जैसे इसमें लिखा जाता था। कुछ अभिलेख में इनके निर्माण की तारीखें भी होती थी। कुछ अभिलेख में तो इतना तक कर दिया गया है कि वहाँ पे निर्माण की तारीख, किस तारीख को जो है लिखा गया, उसका भी तारीख दे दिया गया जिससे क्या चीज पता चलता है? पता चलता है कि किस तारीख को वहाँ पे शिलालेख जो है लिखा गया था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राचीनतम अभिलेख जो है क्या चीज? तो प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था, संस्कृत भाषा में नहीं, प्राकृतिक भाषा में। लेकिन पूछेगा कि सबसे पुरानी भाषा कौन है? तो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत हो जाएगा बाबू। लेकिन पूछेगा कि अभिलेख का सबसे प्राकृतिक मतलब सबसे पुराना भाषा कौन हो जाएगा? तो ये जैसे प्राकृतिक, सबसे पहला अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है। प्राकृतिक भाषा आम जनता की भाषा थी। प्राकृतिक भाषा किसकी भाषा थी? तो आम जनता, जो भी साधारण लोग होते थे, सारे लोग के लिए प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषा शब्द भी अभिलेखों में मिले हैं। हाँ, हालांकि तमिल भी मिले हैं, पाली भी मिले हैं, संस्कृत भी मिले हैं, सारा कुछ मिले हैं, लेकिन सबसे पहला जो अभिलेख मिला था बाबू वह प्राकृतिक भाषा में मिला था। ठीक है। अब देखते हैं कि अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। क्या चीज? तो अभिलेख अध्ययन को जो है अभिलेख शास्त्र कहते हैं, इपिग्राफी कहते हैं। क्या चीज? तो इपिग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा, अभिलेख के अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहलाते हैं। ठीक है। इतना तो देख लिए। अब देखेंगे महाजनपद और जनपद के बारे में। ठीक है। जनपद और महाजनपद के बारे में सबसे पहले फिर एक शॉर्ट और रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से शॉर्ट में है ना, काहे कि देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक उसको रिवाइजन नहीं कीजिएगा ना तो हमको पता है कि याद नहीं होगा। अब आपको पता है कि जब भी पढ़ा दिए हैं तो आप कितना रिवाइज करिएगा, हमको अच्छा से पता है। तुरंत यहाँ से रखिएगा मोबाइल, और वहाँ से तुरंत रिप्लाई आएगा, बाबू कहाँ बिजी हो, मेरे रिप्लाई नहीं देते हो। अच्छा एक चीज़ देखे हैं, जो है अभी आपको अच्छा लग रहा होगा कि प्यार मोहब्बत अच्छी बात है, ये सब अच्छी बात है, मानते हैं जी, अच्छी बात है, लेकिन अपनी कैरियर को छोड़ करके प्यार मोहब्बत करना अच्छी बात नहीं है। याद रखिएगा, आपको से बेहतर जैसे ही मिल जाएगा ना, मान के चलिए, देखिए मान के चलिए कि आप जो है पढ़ते रह गए और उसके चक्कर में जो है आप क्या हो गए, तो स्माइल देते रह गए, उसके पीछे पीछे भागते रह गए, और वही लड़की है
आपका कामयाब हो जाएगा ना तो किसी का हाथ धर करके जैसे निकल लेगी और तुम फिर ऐसे ही रोते रह जाना, इसलिए इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, यहाँ तो देख लिए। उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी। इसका जो है समय काल कितना था, तो 1500 से 600, इतना याद रखिएगा। आर्य की भाषा पूछता है तो संस्कृत हो गया। ठीक है, वैदिक काल में किस वेद का रचना हुआ था, तो ये जैसे किस वेद का, ऋग वेद का, ये सब देख लिए। अभिलेख में तो देखिए लिए। अब चलते हैं जनपद के बारे में और महाजनपद के बारे में। ठीक है, जनपद और महाजनपद के बारे में देख लेते हैं, है ना। जनपद और महाजनपद के बारे में देख लीजिए। देखिए जनपद का मतलब क्या चीज होता है, जन प्लस पद, जन प्लस पद होता है ना। जन प्लस पद, जन प्लस पद को मिल करके बनता है जहाँ लोगों का आकार बस जाए, क्षेत्र हो जहाँ लोग निवास करते हैं, उसी को जन कहते हैं और जनपद कहते हैं। ठीक है, जनपद के मतलब क्या होता है, जन प्लस पद, अर्थात जहाँ लोग आकर बस जाए, ऐसा क्षेत्र जहाँ लोग निवास करें, मतलब कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे जो है जन यानी कि लोगों का, और पद मतलब पैर, जहाँ पे लोगों का पैद पर मतलब पैर पड़ जाए उसी को जनपद कहते हैं। वैसा क्षेत्र जहाँ पे लोग रहने लगे, निवास कर जाए, उसी को जनपद कह देते हैं। ठीक है, महाजनपद जो है से, और जैसे जैसे जन बना उसके बाद जनपद बना, जनपद बाद के बाद जो है से लोगों का फैला हो गया और महाजनपद बन गया। कौन, तो महाजनपद बन गया, है ना। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। कई जनपद जो है से क्या चीज, तो अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, इन्हीं इन्हीं महाजनपद कहा जाने लगा था। मान के चलिए ना कि जनपद था, ठीक है, एक दो ऐसे ऐसे जनपद था। ठीक है, लेकिन इसमें से जो है से 2-4 गो जो है से 1-2-3 मतलब कि इसमें से 3 गो जो है से बहुत स्तर पर फैल गए थे, उसी को जो है से महाजनपद कह दिया गया। जनपद का ही बड़ा रूप क्या चीज कहलाता है, तो महाजनपद कहलाता है ना। जैसे कि मान के चलिए आपका सबसे पहले वार्ड होगा, क्या चीज हो जाएगा बाबू, गांव से लेकर चलिए, यहाँ पे आपका घर हो गया, उसके बाद जो है से गाँव हो गया, इसके बाद जो है से पंचायत हो गया, उसके बाद जो है से ब्लॉक हो गया, उसके बाद जो है से क्या चीज, तो जिला हो गया। उसी तरीका से पहले जन होता था, फिर जनपद हो गया, और फिर जब बढ़ गया तो उसी को महाजनपद कहने लगा। क्या चीज, तो महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी। क्या चीज, तो एक राजधानी हुआ करती थी। इन राजधानियों की किलाबंदी की गई थी। जो भी राजधानी होता था बाबू, उसको किलाबंदी किया गया था। किलाबंदी राजधानी का रख रखाव सेना तथा नौकरशाही द्वारा किया जाता था। जो भी ऐसे राजधानी बनाया जाता था, उसको जैसे रख रखाव के लिए क्या चीज, तो सेना और नौकरशाही दोनों का होता था। ठीक है, अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासक होता था। जो भी महाजनपद हुआ करता था उसमें जैसे किसका शासन होता था, तो ये जो है से राजा को होता था। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। क्या चाहिए, तो कुछ अपवाद भी है। अधिकांश महाजनपद पर शासक किसका होता था, तो राजा का होता था, लेकिन गण और संघ दो दो ऐसे थे, एक गण और संघ ऐसे नाम से प्रसिद्ध राज्य थे जिनमें जैसे समूहों का शासन हुआ करता था। समूहों का शासन हुआ करता था, है ना। दो ऐसा थे जिसका नाम था गण और संघ। इसी से जो है से महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जो है से निवास करते हैं ना, आगे देखेंगे। गण और संघ जहाँ पे जो है से लोगों का समूह, यहाँ पे तो राजा कर रहा, महाजनपद में जो है से राजा कर रहा, लेकिन गण और संघ दो ऐसे थे जहाँ पे जो है से क्या चीज, लोगों का समूह करता था, वहाँ पे शासन किया करता था। गण के मतलब क्या चाहता है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। किसके लिए, तो कई सदस्य के लिए, समूह जो काम करती थी, कई समूह जो मिल करके शासन किया करती थी, उसको गण कहा जाता था। और संघ किसको कहा जाता था, संघ का शब्द होता था किसी संगठन या सभा के लिए। देखिए गण के मतलब होता था ना कि कई सदस्य वाले समूह काम करते थे, लेकिन यहाँ पे जो है से संघ में जो है से संगठन काम किया करती थी। ठीक है, अब देखते हैं कि 16 महाजन, आखिर इस सब का जो है से जानकारी कहाँ से मिलता है, कुछ तो होगा ना जी। तो 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथ के धार्मिक ग्रंथों से मिला है। आखिर ये सब जो पढ़ रहे हैं, इसका जो है से कहीं न कहीं तो लिखा गया होगा ना, तब लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका जो है से पूरा साक्ष्य जो देखने को मिला है बाबू, वे गौतम बुद्ध का जो है से उनके द्वारा, उनके जो है से प्राची होगा, तो उनके बुक धार्मिक ग्रंथ है, जैन धर्म के जो है धार्मिक ग्रंथ से मिला, जिसका नाम है क्या चीज, अंगुत्तर निकाय सब जो है उसके से मिला। ठीक है, और भगवती सूत्र से मिला है। मगध, गंधार, बज्जी, कौशल, पंचाल, अवंती, इस सब के बारे में मिला है। ठीक है, इन महाजनपदों का नाम कई बार मिला है। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गण से संबंधित थे। कौन गण से, तो जैसे यही सब गण से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है से क्या चीज हो जाएगा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक परिवर्तन काल देख लेंगे। उसके बाद जो है से आपका 16 महाजनपद में प्रथम महाजनपद किसको, मगध के बारे में पढ़ेंगे। आपको मेनली रूप से चैप्टर जो है से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। वहाँ पे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था, लेकिन हाँ वहाँ से भी प्रश्न बन जाती है, इसलिए देखिएगा, ठीक है। तो इसका जो है से इसका पहले देख लेते हैं, ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तन काल क्यों माना जाता है, तो क्यों माना जाता है, आरंभिक राज्यों का उदय होना स्टार्ट हो गया था। जब बाबू हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया था, उसके बाद जो है से लगभग 1500 यानी कि मान के चलिए 1900 के बाद से जैसे बीच में क्या चीज 400 वर्ष तक एकदम क्लीन रहा, यानी कोई सभ्यता देखने को नहीं मिला। यहाँ से स्टार्ट हो गया था क्या चीज 1500 ईस्वी से स्टार्ट, बीसी से स्टार्ट हुआ था ना। तो इसमें जैसे क्या चीज आरंभिक राज्यों का उदय होना आरंभ हो गया था, नगरों का उदय होना आरंभ हो गया था। सबसे बड़ी देखिएगा ना, तो लोहे का बढ़ना आरंभ हो गया था, लोहा का प्रयोग जैसे क्या चीज तो आरंभ हो गया था। लोहा से आपको जब आरंभ हुआ बाबू, तो लोहा से क्या चीज हो गया, जब लोहा पे जहाँ पे लोहा की मात्रा बढ़ जाता है, तो उससे जो बहुत सारे फायदा देखने को मिल जाता है। क्या चीज, सबसे पहले जो है से हल मिल गया, हल से क्या चीज हो गया, खेती होना स्टार्ट हो गया। क्या चीज बाबू, तो खेती होना स्टार्ट हो गया। लोहा मिल गया, इससे क्या चीज तो औजार हो गया। क्या चीज तो औजार मिल गया, औजार मिल गया, जिससे जैसे कुदाल फावड़ा वगैरह होता है वो वैसे मिल गया। तो इससे क्या चीज खेती आसान हो गया। और खेती जो भी महाजनपद जो है मगध महाजनपद का उदय होने का सबसे मुख्य कारण था, जैसे प्रसिद्ध होने का, कि जो है से गंगा घाटी में बसा हुआ था। और जहाँ पे नदी का रहेगा बाबू, वहाँ पे मिट्टी तो उपजाऊ ऑलरेडी हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है से हथियार यहाँ पे हो गया, क्या चीज हथियार रखना आराम हो गया। हथियार बड़े पैमाने पर लोहा का बन गया, जिससे जैसे मगध आपका चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद जैसे सिक्के का विकास हो गया, सिक्के का विकास हो गया। बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारों का विकास हो गया। जब देखिए पिछले देखिएगा ना, तो बहुत सारे जो है से स्त्रियों के साथ शोषण किया जा रहा था, धार्मिक अनुष्ठान बढ़ गया था, जिसके कारण जो है से बौद्ध और जैन धर्म को जो है से चरमोत्कर्ष पर लाने का काम किया गया। ब्राह्मण द्वारा धर्मशास्त्र का नाम का ग्रंथों की रचना किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है से धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रिय की राजा बन गए। धर्मशास्त्र के अनुसार बताता ना है कि क्षत्रिय जो है से क्या चीज बन गया, तो क्षत्रिय जो है से राजा बन गया, राजा बन सकते थे। और राजा का काम किसानों और व्यापारी शिल्पकारों के कर या भेंट वसूलना था। और राजा का काम क्या होता था, तो किसान और शिल्पकारों से जैसे कर या भेंट जो भी उपहार होता था उसको वसूलना था। धीरे धीरे कुछ राज्य अपनी अस्थायी सेना रखने लगे थे और नौकरशाही तंत्र बनने लगे थे, ठीक है। यहाँ देख लिए। अब देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपको 16 महाजनपद में प्रथम महाजनपद जो है से आपका क्या हो गया, मगध महाजनपद। इसको बारे में जो है से आपका चैप्टर में मेनली रूप से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।